बात अक्टूबर 2014 की है। दिवाली करीब थी। हर कोई इसे स्पेशल बनाने के लिए अपनी अपनी प्लानिंग करने में लगा हुआ था। गुड़गांव के एक स्कूल में आर्ट टीचर मौमिता अपने दोस्त अभिजीत पॉल के साथ इस दिवाली को स्पेशल और यादगार बनाने के लिए इसे उत्तराखंड जाकर मनाने का फैसला करती हैं। दोनों बड़े ही शौक से उत्तराखंड जाकर दिवाली मनाते हैं, मगर उनकी ये ट्रिप एक बड़ी ही भयानक ट्रेजेडी में बदल जाती है। दोनों कभी लौटकर अपने घर वापस नहीं आ पाते हैं। तो आखिर मौमिता और अभिजीत के साथ उत्तराखंड में क्या कुछ हुआ? इस पूरे कांड के पीछे किसका हाथ था और कांड के पीछे का कारण क्या था? चलिए जानते हैं सब कुछ डिटेल से इस वीडियो में। इस पूरे मामले में अदालत का जो फैसला था वो भी अपने आप में बड़ा ही अजीब था। वो कैसे, जानने के लिए वीडियो में आखिर तक बने रहें। कहानी में आगे बढ़ने से पहले क्राइम की कहानी चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा लें। तो चलिए अब कहानी शुरू करते हैं। इस कहानी की शुरुआत होती है 2014 के दिवाली के आसपास से। 27 साल की मौमिता दास मूल रूप से पश्चिम बंगाल के कल्याणी की रहने वाली थी, जबकि अभिजीत पॉल कोलकाता के दमदम का रहने वाला था। फिलहाल दोनों साउथ दिल्ली के लाडोसराय इलाके में किराए के मकान में रह रहे थे। यहीं रहते हुए मौमिता गुड़गांव के एक स्कूल में बतौर आर्ट टीचर जॉब कर रही थीं, जबकि इसका 24 साल का दोस्त अभिजीत भी एक आर्टिस्ट था। मौमिता और अभिजीत इस बार दिवाली को यादगार बनाने के लिए इसे उत्तराखंड में जाकर मनाने का फैसला करते हैं। सब कुछ तय होने के बाद ये दोनों 21 अक्टूबर 2014 को उत्तराखंड पहुंच जाते हैं। यहां पहुंचकर देहरादून में अपनी दिवाली मनाते हैं। इन दोनों ने अपने परिवार वालों को भी इस ट्रिप के बारे में जानकारी दे दी थी। देहरादून पहुंचने के 2 दिन तक तो इन दोनों की बातचीत परिवार वालों से होती रहती है, मगर 23 अक्टूबर 2014 के बाद अचानक मौमिता और अभिजीत दोनों का ही मोबाइल स्विच ऑफ हो जाता है। पहले तो परिवार वाले समझते हैं कि शायद मोबाइल चार्ज ना होने की वजह से स्विच ऑफ हो गया होगा, मगर कई घंटे बीत जाने के बाद भी जब मोबाइल ऑन नहीं होता है तो परिवार वालों की चिंताएं बढ़ने लगती हैं। घर वाले परेशान हो जाते हैं और अभिजीत और मौमिता के दोस्तों से इन दोनों के बारे में जानकारी लेने लगते हैं, मगर कहीं से भी मौमिता या अभिजीत के बारे में कोई जानकारी इन्हें नहीं मिलती है। ये लोग इस इंतजार में भी रहते हैं कि शायद अभिजीत या मौमिता दोनों में से कोई इन्हें कॉल करेगा, मगर कई घंटे बीत जाने के बाद भी कोई कॉल नहीं आता है। यहां तक कि घंटे दिन में बदल जाते हैं, मगर कहीं से कोई जानकारी निकलकर नहीं आती है। थक हार कर 29 अक्टूबर 2014 को मौमिता के पिता मृणाल कृष्ण दास दिल्ली के साकेत पुलिस स्टेशन में जाकर अभिजीत और मौमिता की मिसिंग रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं। रिपोर्ट दर्ज करने के तुरंत बाद अभिजीत और मौमिता की कॉल डिटेल्स निकलवाई जाती हैं। जांच में पता चलता है कि एक नंबर पर 23 अक्टूबर 2014 को कई बार कॉल की गई थी। आखिरी बार भी सेम नंबर पर कॉल किया गया था। जब इस नंबर की जानकारी निकलवाई जाती है तो पता चलता है कि यह नंबर किसी राजू दास का है। पुलिस राजू दास के नंबर पर कॉल करती है, मगर जांच में सामने आता है कि 23 अक्टूबर से ही राजू दास का मोबाइल नंबर भी स्विच ऑफ है। 23 अक्टूबर से ही अभिजीत और मौमिता का मोबाइल स्विच ऑफ था और राजू दास का भी मोबाइल सेम टाइम ही स्विच ऑफ हुआ था। क्या यह महज इत्तेफाक था या किसी साजिश की तरफ इशारा? इसी बात का पता लगाने के लिए अब राजू दास की तलाश शुरू होती है। इन सब के बीच अभिजीत पॉल के पिता अपने बेटे की मिसिंग रिपोर्ट कोलकाता के दमदम पुलिस स्टेशन में भी दर्ज करवा देते हैं। अब कोलकाता पुलिस भी अभिजीत की तलाश में लग जाती है। जांच के क्रम में ही दिल्ली पुलिस को यह भी पता चलता है कि मौमिता दास का मोबाइल भले ही 23 अक्टूबर को आखिरी बार स्विच ऑफ हुआ था, मगर IMEI नंबर से पता चलता है कि उसका मोबाइल दोबारा 24 अक्टूबर 2014 को स्विच ऑन हुआ था और तब से इस मोबाइल पर एक नई सिम कार्ड का इस्तेमाल हो रहा है। जांच करने पर पता चलता है कि यह सिम किसी मोहन दास के नाम पर दर्ज है। अब पुलिस मोहन दास का पता लगाते हुए उस तक पहुंच जाती है। यहां आकर पता चलता है कि यह मोबाइल नंबर फिलहाल राजू दास नाम का कोई व्यक्ति यूज कर रहा है। यह दूसरी बार था जब पुलिस के सामने राजू का नाम आया था। अब दिल्ली पुलिस की एक टीम देहरादून के विकास नगर पुलिस स्टेशन आ जाती है। उनके साथ अभिजीत पॉल के कजन अमिताभ दास और जयंता पॉल भी आ जाते हैं। विकास नगर पुलिस स्टेशन से इन्हें आगे की जानकारी के लिए चकराता पुलिस स्टेशन भेज दिया जाता है। यहां आकर दिल्ली पुलिस स्टेशन को जानकारी दी जाती है
कि पिछले दिनों पुरोला पुलिस स्टेशन के अंतर्गत एक अनआइडेंटिफाइड डेड बॉडी मिली है। अब अभिजीत के कजन और दिल्ली पुलिस के जवान भागते हुए पुरोला पुलिस स्टेशन आ जाते हैं। यहां आकर पुलिस द्वारा उन्हें अनआइडेंटिफाइड डेड बॉडी की तस्वीर और उसके पास से बरामद वस्तुएं दिखाई जाती हैं। तस्वीर देखकर अभिजीत के कजन तुरंत पहचान लेते हैं कि तस्वीर में दिख रहा व्यक्ति अभिजीत पॉल ही है। इस पहचान से यह पता चल चुका था कि अभिजीत अब इस दुनिया में नहीं है। अभिजीत का पता भले ही चल गया था, मगर मौमिता के बारे में अब तक कोई जानकारी नहीं थी। और सबसे बड़ा सवाल कि अभिजीत का कातिल कौन है, अब तक किसी को नहीं पता था। एक सस्पेक्ट राजू दास जरूर था, मगर यह राजू दास कौन था और कहां था, इसके बारे में किसी को कोई जानकारी अब तक नहीं थी। इसी राजू दास की तलाश में अब पुलिस वालों की टीम भटकते हुए टाइगर फॉल होते हुए लाखा मंडल आ जाती है। अभी पुलिस इस इलाके में राजू दास के बारे में पूछताछ कर ही रही थी कि एक इन्फॉर्मर द्वारा पुलिस को जानकारी मिलती है कि फिलहाल राजू दास अपने गांव संगरौली में है और वो वहां से एक बुलेरो के जरिए विकास नगर इलाके की तरफ जा रहा है। इन्फॉर्मर के मुताबिक जिस गाड़ी से विकास जा रहा था उस गाड़ी का नंबर था UK07TA7916। पुलिस की एक टीम तुरंत इस रूट पर आ जाती है और राजू दास के आने का इंतजार करने लगती है। थोड़ी देर की इंतजार के बाद ये गाड़ी आती हुई पुलिस वालों को दिख जाती है। गाड़ी रोककर तुरंत पुलिस वाले ड्राइवर को हिरासत में ले लेते हैं। आइडेंटिटी कार्ड के जरिए तुरंत कंफर्म हो जाता है कि यही राजू दास है। राजू दास को हिरासत में लेने के बाद उससे पूछताछ का सिलसिला शुरू होता है। इसे अभिजीत और मौमिता की तस्वीर दिखाई जाती है, मगर राजू इन्हें शुरू में पहचानने से इनकार कर देता है। फिर पुलिस वाले कॉल डिटेल्स के बारे में राजू को जानकारी देते हैं। फिर थोड़ी देर की ना नुकुर के बाद राजू एक्सेप्ट कर लेता है कि वो इन दोनों को जानता है। राजू पुलिस वालों को बताता है कि वो मौमिता और अभिजीत को 23 अक्टूबर की शाम 5:30 बजे अपनी गाड़ी से लेकर टाइगर फॉल की तरफ गया था। राजू बताता है कि वो उन्हें टाइगर फॉल पर छोड़कर वहां से चला गया था। फिर वो नहीं जानता कि ये दोनों कहां गए। फिर पुलिस वाले पूछते हैं कि मौमिता का मोबाइल नंबर तुम्हारे पास क्यों है। इस पर अब राजू दास अपना बयान बदलने लगता है। अब पुलिस वाले थोड़ी सख्ती दिखाना शुरू करते हैं। इस सख्ती के आगे राजू दास टूट जाता है और अब वो एक रोंगटे खड़े कर देने वाली सच्चाई बताना शुरू करता है। राजू दास के बयान के मुताबिक शाम के लगभग 5:30 बजे 23 अक्टूबर 2014 को अभिजीत और मौमिता इसकी गाड़ी में बैठते हैं। दोनों को लेकर राजू दास कुछ ही दूर गया था कि रास्ते में उसे कुंदन दास, गुड्डू दास और बबलू दास दिखाई देते हैं। ये तीनों लड़के राजू के ही गांव के रहने वाले थे। इन सभी की उम्र 20 से 30 साल के बीच थी। राजू के खुलासे के मुताबिक राजू इन तीनों लड़कों को अपनी गाड़ी की पिछली सीट पर बैठा लेता है। पूछने पर यह अभिजीत से कहता है कि ये तीनों मेरे गांव के हैं। आपको छोड़ने के बाद मैं गांव जाऊंगा तो इन्हें भी अपने साथ लेकर चला जाऊंगा। फिर तीनों गाड़ी की पिछली सीट पर बैठ जाते हैं और गाड़ी आगे की ओर बढ़ने लगती है। अभी गाड़ी कुछ ही दूर गई थी कि गाड़ी की पिछली सीट पर बैठे हुए लड़के बीच वाली सीट पर बैठी मौमिता से छिड़खानी करना शुरू कर देते हैं। इस पर अभिजीत लड़कों का विरोध करना शुरू कर देता है और राजू से गाड़ी रोकने के लिए कहता है, मगर वो तीनों लड़के अभिजीत से गाड़ी के अंदर ही मारपीट शुरू कर देते हैं और ड्राइवर राजू भी गाड़ी चलाना जारी रखता है। इसी बीच गाड़ी के पीछे बैठे लड़के अपने पास से नायलॉन की एक मजबूत रस्सी निकालते हैं और उसी रस्सी को अभिजीत के गले पर बांध देते हैं। फिर ये लड़के उस रस्सी को तब तक जोर से खींचकर रखते हैं जब तक कि अभिजीत का दम नहीं घुट जाता है। अभिजीत की जान लेने के बाद ड्राइवर राजू गाड़ी को टाइगर फॉल पर ले जाने की बजाय लाखा मंडल की ओर लेकर चला जाता है। इसी बीच ये सभी मिलकर अभिजीत की बॉडी को गाड़ी के पिछले हिस्से में रख देते हैं और तीनों लड़के बीच वाली सीट पर आकर बैठ जाते हैं जहां पर अभी भी मौमिता बैठी हुई थी। राजू के मुताबिक मौमिता लगातार मदद के लिए चिल्लाने की कोशिश कर रही थी, अपने हाथ पैर मार रही थी, मगर लड़कों ने उसके मुंह को दबा कर रखा हुआ था। इन सब के बीच ड्राइवर राजू दास गाड़ी को सुनसान इलाके में ले जाता है। यहां पर ये लोग मौमिता को गाड़ी से उतारते हैं। राजू, गुड्डू और कुंदन तीनों मिलकर लड़की का हाथ पैर पकड़ते हैं और बबलू दास बड़ी ही बेरहमी से लड़की के साथ जबरदस्ती करता है। राजू द्वारा दिए गए बयान के मुताबिक लड़की के साथ जबरदस्ती करने के बाद इन लोगों को लगता है कि अगर इन्होंने लड़की को जिंदा छोड़ दिया तो लड़की सारी जानकारी पुलिस को दे देगी और ये सभी पकड़े जाएंगे।
इसलिए अब सभी मिलकर लड़की को भी जान से मारने का प्लान बनाते हैं और फिर मौमिता के स्कार्फ से ही उसका गला घोंट देते हैं। अब ये सभी लाश को ठिकाने लगाने के लिए प्लान में लग जाते हैं। फिर तय होता है कि इन दोनों की लाश यहीं यमुना नदी में फेंक दी जाएगी। इसी के बाद मौमिता की लाश को भी ये गुंडे गाड़ी की पिछली सीट पर फेंक देते हैं और फिर गाड़ी को लेकर ये लोग रात के लगभग 10 से 11 बजे के बीच यमुना ब्रिज पर आ जाते हैं। सबसे पहले ये मौमिता की लाश को गाड़ी से निकालते हैं और उसे नदी में फेंक देते हैं। अब ये लोग अभिजीत के शव को नदी में फेंकने का प्लान बना ही रहे थे कि तभी दूसरी ओर से एक गाड़ी आती हुई इन्हें दिखाई देती है। डर के मारे ये लोग अभिजीत को नदी में नहीं फेंक पाते हैं और तुरंत गाड़ी स्टार्ट करके वहां से भाग निकलते हैं। अब ये लोग चलते हुए नवगांव की तरफ आ जाते हैं। फिर मौका मिलते ही एक सुनसान इलाके में राजू और उसके दोस्त अभिजीत के शव को एक सुनसान इलाके की गहरी खाई में फेंक देते हैं और फिर बड़े आराम से ये लोग अपने गांव चले जाते हैं। दोनों लाश को ठिकाने लगाने से पहले इन लोगों ने अभिजीत और मौमिता का पर्स लूट लिया था। इसके अलावा इन लोगों ने उनके कपड़े भी चुरा लिए थे। राजू दास से पूछताछ के बाद उसकी तलाशी भी ली जाती है। तलाशी के दौरान राजू दास के पॉकेट से एक छोटा पर्स भी निकलता है। इस पर्स में 200 रुपए, एक वोटर आईडी कार्ड और अभिजीत की फोटो आइडेंटिटी कार्ड भी मिलती है। पूछने पर राजू बताता है कि यह पर्स उसने अभिजीत की जेब से चुराई थी। राजू के कन्फेशन के बाद पुलिस वाले पूछते हैं कि अब बबलू, कुंदन और गुड्डू कहां मिलेंगे। इस पर राजू बताता है कि ये लोग अब तक गांव में ही हैं। इस जानकारी के बाद पुलिस वाले तुरंत इन लोगों के गांव टुंगरौली के लिए निकल जाते हैं। अभी पुलिस वाले गांव में घुसे ही थे कि सामने से उन्हें 3 लड़के आते हुए दिखाई देते हैं। राजू बताता है कि यही तीनों लड़के कुंदन, बबलू और गुड्डू हैं। पुलिस वाले को देखते ही ये लड़के भागने लगते हैं, मगर पुलिस वाले तुरंत ही इन तीनों को भी अपनी हिरासत में ले लेते हैं। गिरफ्तार किए हुए 3 लड़कों में से एक लड़का बबलू दास अपने कंधे पर एक शॉल रखकर घूम रहा था। इस शॉल को देखते ही पुलिस के साथ मौजूद अभिजीत के कजन अमिताभ दास तुरंत इस शॉल को पहचान लेते हैं और पुलिस वालों को बताते हैं कि यह शॉल उसके भाई अभिजीत की है। अब पुलिस वाले इन चारों आरोपियों को पकड़ के पुलिस स्टेशन ले आते हैं। इसके अलावा राजू दास की गाड़ी को भी जब्त कर लिया जाता है। इधर अभिजीत की लाश तो 31 अक्टूबर 2014 को ही मिल गई थी, मगर मौमिता की लाश अब तक पुलिस वालों को नहीं मिल पाई थी। इसलिए पुलिस वाले राजू, बबलू, गुड्डू और कुंदन की निशानदेही पर 13 नवंबर 2014 को मौमिता की लाश ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। पुलिस वालों के साथ मौमिता के रिश्तेदार सुरंजना राय और राम कुमार भी मौजूद होते हैं। खोजी दल को यमुना नदी के किनारे एक महिला की सेमी बॉडी मिलती है। शरीर के ऊपरी हिस्से पर सिर्फ एक ब्लैक कलर की शर्ट थी, जबकि कमर के नीचे कोई कपड़ा नहीं था। पुलिस के साथ मौजूद मौमिता के रिश्तेदार इस लाश को देखकर पक्के तौर पर इसकी पहचान नहीं कर पाते हैं। हालांकि ये कहते हैं कि वो लगभग 50% श्योर हैं कि ये शव मौमिता का ही है। पहचान की पुष्टि ना होने पर अब पुलिस वाले मौमिता के भाई मृगंका दास को पहचानने के लिए बुलाते हैं। मौमिता के पास से बरामद की गई चीजों, उसके कपड़ों और फोटोग्राफ्स देखकर भाई कंफर्म कर देता है कि यह शव मौमिता दास का ही है। 15 नवंबर 2014 को मौमिता का पोस्टमार्टम किया जाता है। इधर 18 नवंबर 2014 को पुलिस वाले चारों आरोपियों को उत्तरकाशी के चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने पेश करते हुए इन चारों की पुलिस कस्टडी ले लेते हैं। आगे की पूछताछ में सभी आरोपी खुलासा करते हैं कि इन्होंने अभिजीत और मौमिता का बैग रास्ते में कहीं फेंक दिया था। फिर इन लोगों की निशानदेही पर कुछ दिनों की मेहनत के बाद कालसी चक्राता मोटर रोड के किनारे झाड़ी से पुलिस दोनों बैग भी बरामद कर लेती है। आगे की जांच में कंफर्म होता है कि ये दोनों बैग मौमिता और अभिजीत के ही हैं। बैग के अंदर से दोनों के कपड़े और दूसरे डॉक्यूमेंट्स भी बरामद होते हैं। अब तक की जांच में दिल्ली पुलिस के साथ साथ उत्तराखंड के भी कई अलग अलग थानों की टीम इस केस पर काम कर रही थी। फाइनली 29 नवंबर 2014 को इस केस को देहरादून के विकास नगर पुलिस स्टेशन के हवाले कर दिया जाता है। आगे की जांच के बाद चारों आरोपियों को जेल भेज दिया जाता है, जबकि पुलिस वाले अहम सबूत जुटाना शुरू करते हैं ताकि अभिजीत और मौमिता के कातिलों को कड़ी से कड़ी सजा मिल सके। इस केस की शुरुआती सुनवाई निचली अदालत में शुरू होती है। लगभग 4 सालों तक इस केस की सुनवाई होती रहती है और फाइनली 2018 में इस केस में अदालत का फैसला आता है।
अदालत चारों आरोपियों को दोषी करार देती है, जिनमें से ड्राइवर राजू दास को मुख्य आरोपी मानते हुए धारा 302 के तहत दोषी पाते हुए इसे मौत की सजा सुनाई जाती है, जबकि अदालत द्वारा कुंदन दास, गुड्डू और बबलू को उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है। साथ ही इन तीनों पर 50-50 हजार का जुर्माना भी लगाया जाता है। चारों आरोपियों को सबूत मिटाने का भी दोषी पाया जाता है, इसलिए धारा 201 के तहत राजू, बबलू, कुंदन और गुड्डू को 7 साल की और अलग से सजा सुनाई जाती है। इन दोषियों को ये सजा 27 अक्टूबर 2018 को एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज सुल्तान अहमद ने सुनाई थी। मौमिता और अभिजीत के परिवार वाले इस फैसले पर असंतोष जताते हुए कहते हैं कि अगर सभी आरोपियों को फांसी की सजा मिलती तो ज्यादा बेहतर होता। इस फैसले के खिलाफ चारों आरोपी उत्तराखंड हाई कोर्ट में अपील करते हैं। निचली अदालत द्वारा दिए गए फैसलों और इन आरोपियों के गुनाहों को देखते हुए हर कोई यही उम्मीद कर रहा था कि या तो हाई कोर्ट द्वारा निचली अदालत द्वारा दी गई सजा को बरकरार रखा जाएगा या फिर बाकी आरोपियों को भी मौत की सजा सुनाई जाएगी। मगर हाई कोर्ट से जो फैसला आता है उसे देखकर हर कोई चौंक जाता है। 2024 के अप्रैल महीने में उत्तराखंड हाई कोर्ट में इस केस से जुड़ी सुनवाई पूरी होती है। अदालत द्वारा अंतिम फैसला सुरक्षित रख लिया जाता है। फिर 13 मई 2024 को उत्तराखंड हाई कोर्ट अपना फैसला सुनाते हुए कहती है कि आरोपियों के खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं है, इसलिए इन सभी को केस से बरी किया जाता है। इस तरह जिन आरोपियों को निचली अदालत ने दोषी पाते हुए कड़ी सजा सुनाई थी, उन्हें हाईकोर्ट द्वारा बरी कर दिया जाता है। अदालत की ओर से यह भी निर्देश दिया जाता है कि जल्द से जल्द इन दोषियों को जेल से रिहा कर दिया जाए। उत्तराखंड हाईकोर्ट में इस केस की सुनवाई रविंद्र मैथानी और न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ ने की थी। दोस्तों, निचली अदालत या फिर उत्तराखंड हाईकोर्ट ने इस मामले में जो भी फैसला सुनाया, हम उसका पूरा सम्मान करते हैं। फिर भी हाईकोर्ट के इस फैसले पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हमारी मेहनत पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करते हुए शेयर भी करें। अगर आपने अब तक क्राइम की कहानी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन भी दबा लें। ऐसी ही कहानियों के लिए हमारे साथ लगातार जुड़े रहें। धन्यवाद।